Hello everyone, my name is Madhut Gupta. This is the next lecture in our budget economic survey series. In the last lecture, we had discussed about the monetary policy of the RBI. कि recently क्या RBI की monetary policy रही है, and apart from that, we have also discussed about the repo rate, how RBI is holding the repo rate as of now because of the rising inflation. जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट अपना 5.15% पे ही रखा है. एक दूसरा कारण और है क्या, इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं कि जो बैंक्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं आगे कंज्यूमर्स को. मतलब कि जो बैंक्स हैं वो अपना लेंडिंग रेट कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ने कहा कि अभी हम थोड़ा वेट करेंगे और आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है तो हम ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज करेंगे, जिससे कि लोन जो हैं वो और ज़्यादा चीपर हो जाएं. लेकिन आज की तारीख में आरबीआई का जो स्टैंस है दैट इज एकोमोडेटिव स्टैंस. मतलब कि कहीं ना कहीं आरबीआई जो है चीप मनी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब कि मार्केट में कितना पैसा है और आरबीआई उसे किस तरीके से कैलकुलेट करता है. ये सारी बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम करने वाले हैं. टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस. काफी सारे प्लस कोर्सेज मेरे अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग इकोनॉमी क्रैश कोर्स, बेयर एक्ट एनालिसिस जो परसों से शुरू हो रहा है 5 मार्च से. अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यूज के ऊपर काफी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, सी सैट का फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है, करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स आ रहा है और बहुत सारे क्रैश कोर्सेज जो हमने प्रीलिम्स 2020 के लिए एक्सक्लूसिवली प्लान करे हैं. The first measure of money supply, if we talk about measures of money supply, then the first measure of money supply is M0 money supply. It is known as high powered money or reserve money. M0 का मतलब क्या होता है? This is also known as the base money. This is also known as the base money. M0 एक ऐसा मनी सप्लाई है जो बेस सेट करता है इकोनॉमी का. मतलब कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेट अस से इफ दिस इज आवर इकोनॉमी, ये पिरामिड जो है ये हमारी इकोनॉमी है, दिस इज सिचुएटेड ओवर आवर M0 मनी सप्लाई एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस मनी. पूरी की पूरी जो इकोनॉमी खड़ी है हमारी आज, वो इसी M0 के ऊपर खड़ी है. M0 बेसिकली शोज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, M0 बेसिकली शोज कि आरबीआई ने कितने नोट्स प्रिंट करे हैं, टोटल लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई. अभी आरबीआई की आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा, लेकिन इतना समझिए कि आरबीआई ने जितने नोट अपनी फैक्ट्री में छापे उन सबको अगर हम ऐड कर दें, उससे हमारे को मिलेगा M0 मनी सप्लाई, बेस मनी. इकोनॉमी वहीं से शुरू होती है कि आरबीआई ने जितने नोट छापे, आरबीआई ने जितने नोट निकाले, वही पैसा फिर सर्कुलेट होता आगे जाके. मतलब कि ऐसा समझिए कि आरबीआई ने नोट छापे और सरकार को दे दिए. सरकार ने मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अलग अलग स्कीम्स के तहत आपको और मेरे को वो पैसा दिया. हमने उसके बाद खरीदे फूड ग्रेन्स, अलग अलग कमोडिटीज, फ्रिज, टीवी, एलसीडी एटसेट्रा, कमोडिटीज खरीदी हमने. जो कमोडिटी ओनर्स हैं उन्होंने आगे फैक्ट्री ओनर्स को पैसा दिया. क्योंकि एलसीडी एलईडी मान लो एलजी सैमसंग की कंपनी से खरीदा, तो जो शॉप ओनर्स हैं वो आगे फैक्ट्री वालों को पैसा देंगे. फैक्ट्री वाले आगे जाके अपनी लेबर को पैसा देंगे, एम्प्लॉयज वगैरह, रॉ मटेरियल का पैसा और ये सब, और ये लेबर फिर से कमोडिटी खरीदेगी. तो ये साइकिल चलती रहेगी. इस तरीके से आरबीआई जब नोट छापता है, whenever RBI prints the notes, this is how the notes come into the market and then they keep on circulating. This is what is the circulation of monies. और इस डायग्राम में हमने देखा कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है ये कहां से शुरू होती है, जब आरबीआई नोट प्रिंट करके बाहर निकालेगा, जब आरबीआई नोट प्रिंट करके मार्केट में डालेगा, उस टाइम पे ये पूरी की पूरी चेन जो है ये स्टार्ट होती है. सो दिस इज हाई पावर्ड रिजर्व मनी या फिर बेस मनी M0.
अगर m0 को हम समझें, if you try to understand m0, then m0 is whatever money you and me have in our hands, currency in circulation. Whatever money you and me have, आपके और मेरे ऐसे लोगों के पास जो पैसा है, साथ के साथ जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा, वो सारे नोट, साथ के साथ आपको पता होगा कि आरबीआई बैंकर्स बैंक, आरबीआई जो है सारे के सारे बैंकर्स का बैंक है। हर कमर्शियल बैंक का, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस एटसेट्रा, इनके खुद के अकाउंट होते हैं आरबीआई में, जिसके अंडर वो सीआरआर और अलग अलग पैसा डिपॉजिट कराते हैं। सो बैंक्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इमेजिन करो कि मार्केट में जितना भी पैसा है, पूरी मार्केट में जितने भी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, वो यहां पे कवर होंगे। कैसे, देखिए। साथ के साथ आपको पता होगा कि जो सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार, उनके भी आरबीआई में अपने खुद के अकाउंट्स होते हैं। अगर हम इन तीन कॉलम्स को ऐड कर दें, हमारे पास ये आ जाएगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में कितने नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। 100 के, 10 के, 50 के, 200 के, 500 के, 2000 के, पूरी इकोनॉमी में कितने नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, वो हमारे को इन तीन कॉलम्स को ऐड करने के बाद मिल जाएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब कि आपके और हमारे जैसे लोगों के पास हाथ में, बैंक में कितना पैसा है, एक कंपोनेंट वो हो गया। उसके बाद बैंक्स ने कितना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कराया, प्लस सरकारों ने कितना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कराया। पूरी इकोनॉमी में एक एक रुपया, एक एक सिक्का, एक एक नोट जो सर्कुलेट हो रहा है, वो यहां पे कवर हो गया। इसको कहा जाता है M0 मनी सप्लाई। मतलब कि अगर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, देन अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस is that whatever notes have been printed by RBI, whatever notes have been circulated by RBI, whatever notes have been injected by RBI in the market, RBI ने जितना भी नोट प्रिंट करके बाहर मार्केट में निकाला, या तो वो लोगों के हाथ में होगा, या वो बैंक डिपॉजिट में होगा, या वो बैंक्स ने आरबीआई में डिपॉजिट कराया होगा, या फिर वो सरकार ने आरबीआई में डिपॉजिट कराया होगा। इसके अलावा कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि आरबीआई का प्रिंटेड नोट कहीं और हो। सारा का सारा पैसा यहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन। मतलब कि आपके मेरे हाथ में जो पैसा और हमारे बैंक खातों में जो पैसा है, प्लस बैंक्स का डिपॉजिट आरबीआई के साथ, प्लस सरकारों का डिपॉजिट आरबीआई के साथ, यहां पे आरबीआई ने जितने नोट प्रिंट करे हैं वो कवर हो गए। राइट। अब एक यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपने कभी नोट ध्यान से देखा है, तो वहां पे लिखा होता है आई शैल पे द बियरर सम ऑफ ₹100, और उसके नीचे शक्तिकांत दास, मतलब कि आरबीआई गवर्नर के साइन। आई शैल पे द बियरर सम ऑफ ₹100, ये हर नोट पे लिखा होता है। 100 का नोट है तो 100 रुपए लिखा होगा, 2000 का नोट है तो 2000 रुपए लिखा होगा, 10 का नोट है तो 10 रुपए लिखा होगा। अगर आपने कभी नहीं देखा तो अभी वीडियो पॉज करके नोट निकाल के देखिए। आई शैल पे द बियरर सम ऑफ ₹100, मतलब कि ये जो नोट होते हैं, दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ये कागज का ही तो नोट है, इसकी खुद की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। हार्डली 1 या 2 रुपए का कागज है, 1 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट है, 3 रुपए का नोट है जिसके ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है। मतलब कि 3 रुपए के नोट से मैं 100 रुपए का सामान खरीद सकता हूं। ऐसे कैसे? इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो इस वजह से है क्योंकि यहां पे आरबीआई के गवर्नर ने साइन करके बोला दैट आई शैल पे द बियरर सम ऑफ ₹100। इसका मतलब ये होता है, आरबीआई गवर्नर यहां पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास 100 रुपए का नोट लेके आता है, इफ एनीवन इज कमिंग टू मी विद अ नोट ऑफ ₹100, if anyone is coming to me with a note of ₹100, I will give him the value worth ₹100 in the form of coins, in the form of gold,
या फिर किसी अलग तरीके की परचेजिंग पावर। मतलब कि ये जो नोट है इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कल को कोई आरबीआई जाता है और ये कहता है कि मुझे वैल्यू चाहिए 100 रुपए की, ये अपना नोट लीजिए और मेरे को वैल्यू दीजिए, देन आरबीआई इज बाउंड टू डू दैट। मतलब कि कल अगर आप 2,000 रुपए का नोट लेके आरबीआई जाते हो तो आरबीआई को आपको 2,000 रुपए की जो वैल्यू है वो देनी ही पड़ेगी। वैल्यू या तो वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे 2,000 रुपए की, या सिक्के देंगे, या गोल्ड देंगे, कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा 2,000 रुपए का जो रियल हो, जो जिसकी एक्चुअल में वैल्यू हो उस तरीके से। सो दैट इज वाई ये जो नोट्स होते हैं, जो भी नोट आरबीआई प्रिंट करता है, ऑल ऑफ देम आर अ लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नर ने साइन करा हुआ है कि ठीक है, अगर आप कल को नोट लेके मेरे बैंक में आ रहे हो तो मेरे को आपको इसके पलटे में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आपकी एक देनदारी वहां पे फिक्स हो गई। जितने भी नोट आप निकाल रहे हो उतनी देनदारी आपकी फिक्स होती जा रही है। जो भी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं इसका मतलब वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नर के उसके ऊपर साइन है और उनको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। अभी ये और डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आरबीआई की बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा। तो M0 जो बेस मनी है ये हमने देख लिया क्या होता है। एंड दिस इज नॉट द टोटल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अलग होती है, M1, M2, M3, M4। ये होता है हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी। एसेंशियली कि कितने नोट आरबीआई ने प्रिंट करे, कितने नोट आरबीआई ने मार्केट में निकाले, ये सिर्फ उसका मेजर हमारे को बताता है। एज पर मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th की जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है उसमें आरबीआई की हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है। यह है आरबीआई की बैलेंस शीट, और ये दिखती कैसी है समझते हैं। आपको पता होगा बैलेंस शीट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। बेसिकली लायबिलिटीज मैंने आपको क्या बताया कि जो M0 है दैट इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। एनसीईआरटी ने क्या करा, यहां पे M0 के कंपोनेंट्स को खोल के लिख दिया। करेंसी इन सर्कुलेशन, जो आपके और मेरे जैसे लोगों के हाथ में पैसा है, बैंक में पैसा है हमारे, बैंक्स ने जो आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, और सरकार ने जो आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, और यही हमने देखा था M0 है। तो बेसिकली सारी की सारी लाइबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो वो M0 ही आएगा। दिस M0 मतलब कि जितने भी आरबीआई ने नोट प्रिंट करे हैं दे आर बैक्ड बाय सम एसेट्स। जो मैं यहां पे आपको बता रहा था कि आरबीआई की लाइबिलिटी होती है नोट्स, और अगर आप एक नोट लेके आरबीआई के पास जा रहे हो तो उन्हें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो कि ये जितनी भी हैं आरबीआई की लाइबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि आपके पास 100 रुपए का नोट है इधर, वो आरबीआई की लाइबिलिटी हो गया। कल को अगर आप आरबीआई के पास जाते हो कि मेरे को मेरे 100 रुपए की वैल्यू दो, क्योंकि आपने नोट के ऊपर साइन करा हुआ है दैट यू शैल पे मी द वैल्यू ऑफ ₹100, तो आरबीआई कहां से देगा? वो आरबीआई देगा अपनी एसेट्स में से। इस वजह से आरबीआई की जितनी लाइबिलिटीज होती हैं वो उतनी ही एसेट्स भी मेंटेन करता है, जिससे कि कल को अगर आप लाइबिलिटी लेके आ रहे हो आरबीआई के पास कि मेरे को इतने रुपए की वैल्यू दो, तो आरबीआई अपने एसेट्स में से आपको वो वैल्यू निकाल के देगा। यही कॉन्सेप्ट होता है एसेट लाइबिलिटी का, कि अगर आप अपनी उधारी मांगने जा रहे हो, उधारी इन द सेंस मतलब नोट को यहां पे उधारी समझो एक तरीके से, दैट इफ यू आर टेकिंग योर नोट 100 रुपी नोट, 2,000 रुपी नोट टू द आरबीआई, तो वो अपने एसेट के कॉलम में से निकाल के आपको कुछ परचेजिंग पावर देगा, कुछ परचेजिंग वैल्यू देगा। तो अब देखना यह है कि आप जब अपना 100 रुपए का नोट लेके आरबीआई जाते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है। आपको गोल्ड मिल सकता है, आपको कोई फॉरेन करेंसी मिल सकती है, डॉलर, यूरो, येन, चाइनीज रेनमिनबी एटसेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल सकती है। ये 3 चीजें आपको मिल सकती हैं। अब यहां पे एक पिक्यूलियर चीज है, क्या? लोन्स टू द बैंक्स। आपको पता होगा कि आरबीआई जो है काफी सारे लोन्स देता है बैंक्स को। अब आप इसको समझो, देखो स्टेप नंबर 1 है कि अगर आप अपने 100 रुपए लेके बैंक के पास जा रहे हो, आरबीआई के पास जा रहे हो, या तो वो आपको गोल्ड देगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, या फॉरेन रिजर्व दे देगा कि ठीक है ले लो, डॉलर ले लो, यूरो ले लो, सोना ले लो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले लो। मतलब कि कुछ रियल दे देगा आपको, समथिंग रियल विल बी गिवन टू यू। तो आपको आपके 100 रुपए की परचेसिंग वैल्यू मिल गई। इसके अलावा मान लीजिए जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, मतलब कि जो आपके और हमारे हाथ में पैसा है, या फिर जो हमारा डिपॉजिट है बैंक में,
अगर वो हम आरबीआई के पास लेके जाते हैं तो उसमें एक सिनारियो और पॉसिबल है। क्या, समझो। लेट अस से आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक लोन दिया रेपो रेट पे। आपको मैंने बताया कि आरबीआई जो है रेपो रेट पे एसबीआई को लोन देता है। एसबीआई ने आगे आपको लोन दिया, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपकी फैक्ट्री है, आपने अपने वर्कर को सैलरी दी, आपके वर्कर को जो सैलरी मिली उसने बैंक में डिपॉजिट करा दी। जैसे ही बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा आया, बैंक ने वो पैसा आरबीआई को रिटर्न कर दिया कि ठीक है, आपने जो मेरे को लोन दिया था आप ये वापस ले लो। एक तरीके से आप ये देखो कि जो लोन होता है वो आरबीआई का एसेट है और वो बैंक्स को रिटर्न करना है। मतलब कि आरबीआई ने एसबीआई को जो लोन दिया उसकी वजह से मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आए थे। वो वाले जो पर्टिकुलर नोट्स हैं जो आरबीआई ने एसबीआई को दिए थे वो अल्टीमेटली आरबीआई को रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उन नोट पे किसी का हक नहीं है, क्योंकि वो एक उधारी दी थी शॉर्ट टर्म की। राइट। तो इस वजह से ये जो लायबिलिटी ऑफ आरबीआई है इसमें कुछ नोट ऐसे भी होंगे जो एक्चुअल में आरबीआई की लायबिलिटी नहीं, आरबीआई की एसेट है। मतलब कि मान लीजिए 100 रुपए यहां पे रोटेट हो रहे हैं ऐसे जो आरबीआई ने एसबीआई को लोन में दिए थे। अगर आप वो 100 रुपए लेके जाओगे तो आरबीआई कहेगा हाँ ये तो मेरे ही लोन्स दिए हुए हैं एसबीआई को, लाओ मैं इसको कैंसिल कर दूं। यहां पे लोन्स जो होते हैं वो हर बैंक की एसेट होते हैं। लोन्स जो होते हैं वो हर बैंक की एसेट होते हैं। तो यहां पे आप ये समझो कि कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनकी तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, गोल्ड की, फॉरेन रिजर्व की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। लेकिन कुछ नोट ऐसे हैं जो आरबीआई ने लोन में दिए हुए एक्सिस को, एचडीएफसी को, आईसीआईसी को, एसबीआई को। तो अगर आप वो 100 रुपए या वो जो लोन दिया हुआ है इन बैंक्स को वो वापस लेके जाते हो तो आरबीआई क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए इन लोन्स को भी कैंसिल कर सकता है। गेटिंग इट? दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो आपको वैल्यू दे देगा उतने की, या फिर अगर कोई बैंक ये नोट्स वापस करने जा रहा है, बैंक्स के पास अगर नोट है, फॉर एग्जांपल बैंक के हाथ में अगर नोट है, वो 100 रुपए का नोट आरबीआई के पास लेके गया कि लाओ मेरी वैल्यू दो। आरबीआई उन्हें क्या सकता है कि नहीं मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा, ये तो मेरे लोन का पैसा है जो मैंने आपको लोन दिया था, तो मैं वो उधारी आपकी यहां पे खत्म कर रहा हूं अपनी बुक्स में। गेटिंग इट? तो दो तरीके से पॉसिबल है। अगर ये वर्कर सीधा आरबीआई के पास चला गया तो आरबीआई या तो गोल्ड देगा, फॉरेन रिजर्व देगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। अगर बैंक ये पैसा आरबीआई के पास लेके गया तो हो सकता है आरबीआई या तो वैल्यू दे दे या फिर जो उसने पहले लोन दे रखा था बैंक को वो खत्म कर दे। तो इस तरीके से ये आरबीआई की बैलेंस शीट काम करती है। क्विकली एक बार डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। आपके मेरे हाथ में पैसा, हमारे बैंक में जो पैसा, बैंक का पैसा आरबीआई के साथ, सरकार का पैसा आरबीआई के साथ, ये है आरबीआई की टोटल लायबिलिटी की कितने नोट छापे। इन सबको मिला के कहा जाता है M0। अब ये बैक किया जाता है एसेट से। कैसी एसेट? सोना, फॉरेन रिजर्व्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और कुछ पैसा मार्केट में ऐसा घूम रहा है M0 के फॉर्म में जो आरबीआई ने लोन में दिया था। कल को आप और हम अगर पैसा लेके जाते हैं आरबीआई के पास कि हमारे को वैल्यू दो, तो वो गोल्ड, फॉरेन रिजर्व, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से कुछ दे देगा। अगर बैंक पैसा लेके जाता है आरबीआई के पास कि हमारी वैल्यू दो आप, तो या तो वो गोल्ड देगा उन्हें, या फॉरेन रिजर्व देगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, या कहेगा रुको मैं आपका लोन जो आपने मेरे से लिया था वो यहां पे कैंसिल कर देता हूं। तो ये पूरा प्रोसेस है M0 मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, लायबिलिटी ऑफ आरबीआई कि कितना जो है आरबीआई ने नोट छाप के मार्केट में निकाला। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई थी और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे वो कहता है कि M0 जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब आप ये देखो, सीधी सी बात है, अगर आरबीआई को अपनी लायबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट में हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। मतलब कि अगर आरबीआई को ज्यादा नोट छापने हैं तो उसको उतनी ही ज्यादा यहां पे एसेट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आरबीआई ने आज सोचा कि मैं 100 रुपए के नोट और निकालूंगा, तो या तो उसे 100 रुपए का एक्स्ट्रा गोल्ड चाहिए होगा, 100 रुपए के फॉरेन रिजर्व चाहिए होंगे, 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी, या फिर 100 रुपए का लोन देना पड़ेगा बैंक को। तभी वो मार्केट में 100 रुपए नए निकाल सकता है। उसने सोचा कि मेरे को मार्केट में 100 रुपए का नोट नया निकालना है, तो हो सकता है कि वो बैंक को लोन दे दे, बैंक आगे आपको लोन दे दे, तो आपको जो लोन दिया, जैसे ही आपको लोन दिया तो मार्केट में वो 100 रुपए आ गए। आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। तो जब भी आरबीआई को नया पैसा निकालना होता है मार्केट में,
तो कोई ना कोई एसेट उसके हाथ में होना चाहिए, तभी वो नए नोट निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि M0 जो है वो पिछले साल इंक्रीज हुआ है, इट हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज ऑन द बैक ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे थे, तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डॉलर, रुपी, डॉलर, यूरो, येन, युआन ये सब इकट्ठा हो गया था, तो आरबीआई ने सोचा मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी हैं, तो मैं और नोट निकाल सकता हूँ। साथ के साथ आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी काफ़ी आई, तो आरबीआई ने सोचा क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे नंबर में है, तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे नोट निकाल सकता हूँ। तो क्योंकि आरबीआई की इस साइड एसेट इंक्रीज हुई, तो उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे और नोट निकाल दिए। या कल को ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि हम जब 2020 का अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, तो माइट भी पॉसिबल आरबीआई कहे कि मैंने इस साल लोन काफ़ी ज़्यादा दिए बैंक्स को, इस वजह से मैंने और करेंसी निकाल दी। तो इस तरीके से जो एसेट और लाइबिलिटी का पूरा टेबल है, ये आरबीआई को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना दैट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर आरबीआई ने 2 रुपए भी मार्केट में निकाले, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई एसेट इंक्रीज हुआ होगा, तभी नोट आया है। या अगर मान लीजिए आरबीआई नोट वापस ले रहा है कि ठीक है मैं मार्केट से नोट्स खींच रहा हूं, कि मैं करेंसी कम कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर आरबीआई मार्केट में करेंसी कम कर रहा है, तो वो या तो अपना गोल्ड कम कर रहा है, या फॉरेन रिजर्व कम कर रहा है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम कर रहा है, या फिर बैंक्स को जो लोन दिया था वो वापस ले रहा है। इन चारों में से एक ना एक सिनारियो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आरबीआई पूरे साल अपनी बैलेंस शीट को ऐसे जो है नॉर्मल बैलेंस रखता है, और इसे कहते हैं M0 मनी सप्लाई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। एंड टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट।